Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well, students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ, BHU. This is my 20th lecture and topic is मृत्युदंड एंड सुधारात्मक सिद्धांत. आपराधिक मामलों में डेथ सेंटेंस मृत्युदंड को कैसे दिया जाए और मृत्युदंड दिया जाए या इसको समाप्त कर दिया जाए, और सुधारात्मक सिद्धांत, चूँकि भारत में दंड का जो सिद्धांत है वह सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थियरी या पनिशमेंट भी है, जिसका मानना है कि अपराधियों को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और मृत्युदंड दिए जाने से सुधरने की जो संभावना वह सदैव के लिए समाप्त हो जाती है. इसलिए सुधारात्मक सिद्धांत, जो दंड का सुधारात्मक सिद्धांत है, उसके विचारकों का यह मानना कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मृत्युदंड दिए जाने से अपराधी को जो उसका जीवन ही जब समाप्त हो जाता है तो सुधरने की जो प्रक्रिया या सुधारने का जो उद्देश्य है, दंड का एक उद्देश्य अभियुक्त को अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान करना, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाता है. इन्हीं बातों को लेकर के संबंधित जो कानून में प्रावधान किया है और भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस को एबोलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए या रिटेन किया जाए, और यदि इसे रिटेन किया जाए, बनाए रखा जाए, तो क्यों बनाए रखा जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखेंगे. तो स्क्रीन पर आप देखें, पहले मैंने लिखा है मृत्युदंड और सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कि BNS 2023 की धारा 4 के अंतर्गत पहले डेथ सेंटेंस को कहाँ दिया गया है. मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 4 के अंतर्गत एक वैधानिक दंड के रूप में, लेजिटिमेट पनिशमेंट के रूप में प्रावधानित किया गया है. 6 इसमें पनिशमेंट दिए गए हैं. और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि जैसे हत्या है, मर्डर है, रेप के मामलों में क्या डेथ सेंटेंस हो, मृत्युदंड हो या न हो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत भी इस नए आपराधिक कानून के माध्यम से मृत्युदंड को, डेथ पेनाल्टी को एक दंड के रूप में, वैधानिक दंड के रूप में स्वीकार किया गया है. तो निश्चित रूप से विधायिका की यह मंशा है कि भारत जैसे देश में मृत्युदंड, जो डेथ पेनाल्टी है, डेथ सेंटेंस है, इसको समाप्त करना एक अव्यावहारिक होगा और इसके समाप्त किए जाने से भारत में अपराध की जो बड़े अपराध हैं, उन बड़े अपराधों को करने का एक प्रकार से लाइसेंस देना, अपराधियों को लाइसेंस देने के समान माना जाएगा. इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने मृत्युदंड को अभी भी बनाए रखा है. तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि अपराधियों के द्वारा न केवल जघन्य अपराध किए जाते हैं, बल्कि जघन्य अपराध किए जाने के पश्चात साक्ष्य को नष्ट करने के लिए, साक्ष्य को नष्ट कर, सबूत को नष्ट करने के प्रयास में वह इतने हद तक चले जाते हैं कि जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसको भी जलाने का प्रयास या उसको भी हटाने का प्रयास करते हैं. इसलिए ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे देश में मृत्युदंड एक वैधानिक दंड के रूप में बनाए रखना अभी भी प्रासंगिक है और बनाए रखा जाना चाहिए. इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने इस दंड को अभी भी बनाए रखा है. कुछ ऐसे जो भारत में घटनाएं घटित हुई हैं, मैं उसको उद्धृत करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो केस गए हैं. सभी छात्र उन केस के आधार पर, उन घटनाओं के आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि भारत में मृत्युदंड जैसे दंड को बनाए रखना अभी भी आवश्यक है और प्रासंगिक है. पहला एक केस है, जैसे इसमें मैं स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है हत्या या रेप के मामलों में डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड दिया जाना, अभी इसको मेंटेन किया जाए, अभी इसको रिटेन किया जाए. इसमें एक केस है नैना साहनी मर्डर केस. मैंने नैना साहनी मर्डर केस, और वो
तंदूर केस के नाम से भी फेमस है, नैना साहनी केस। एनसीटी दिल्ली वर्सेस राजेश शर्मा। इस केस को तंदूर केस के नाम से, दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज तंदूर केस, और नैना साहनी केस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब भारत जैसे देश में अगर आप इसकी कल्पना करें कि नैना साहनी नाम की एक महिला, जिसकी हत्या उसके पति के द्वारा कर दी जाती है, उस समय कर दी जाती है जब उसका पति तत्कालीन वह राजेश शर्मा दिल्ली स्थित किसी एक पार्टी का वह नेता होता है, और अपनी पत्नी के कुछ विवाहेतर संबंध पे उसको डाउट होता, शक होता है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध है, और इस आधार पर उसने अन्वेषण में जांच अपने पुलिस के द्वारा पुलिस के समक्ष ये बयान दिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की कि उसे किसी अन्य पुरुष से उसका संबंध था। नैना साहनी की एक दिन हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के पश्चात उसके शव को दिल्ली स्थित एक रेस्टोरेंट में तंदूर में उसके जो शव को जब जलाया जा रहा, बॉडी को टुकड़े करके उसके तंदूर में जब जलाया जा रहा होता है, रात में पुलिस बीच पर होती है, और तत्कालीन पुलिस के द्वारा जो पुलिस गश्त पे होती है रात में, वह पुलिस को संदेह होता, डाउट होता, घटनास्थल पर जाते हैं, पूछताछ करते हैं। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के जो नौकर है उसको हिरासत में लेते हैं। वह उसके बाद राजेश शर्मा अभियुक्त का ड्राइवर गिरफ्तार होता, ड्राइवर अपने मालिक का नाम लेता है। अब ऐसी स्थितियों में सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस चार्जशीट न्यायालय में लाती है, चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में, और ये पाया जा डीएनए टेस्ट हो गया, उसकी जो बची हुई उसमें बॉडी की जो अवशेष थे, उस अवशेष से हड्डियों से डीएनए टेस्ट कराया गया, तो मैच हो गया कि ये नैना साहनी की ही बॉडी है। अब इन साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायालय को, विचारण न्यायालय को ये डिसाइड करना था कि क्या इस हत्या के इस मामले में पति और नौकर को, ड्राइवर को मृत्युदंड दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। तो सत्र न्यायालय के द्वारा इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपराधी और उसके ड्राइवर को मृत्युदंड दिया गया, डेथ सेंटेंस दिया गया, ये मानते हुए कि यह विरल से विरल मामला है, जघन्य से जघन्य मामला है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है, जिसमें अपराधी न केवल अपराध करता है, और अपराध के तरीके इस तरह से हैं कि जो शव को, जो उस बॉडी को कई टुकड़े करके और फिर उसके पश्चात साक्ष्य को मिटाने के लिए वह उसे तंदूर में उसको जलाता है। तो निश्चित रूप से यह जघन्य हत्या है, और इसमें केवल और केवल मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, और सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। अपील किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा उस मामले को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और अभियुक्त को आजीवन कारावास के लिए इस मामले में। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी, ऐसे अगर अपराध होंगे, तो ऐसे अपराधों में मृत्युदंड ही एक दंड के रूप में दिया जाना न्यायालय के लिए श्रेयस्कर होगा, जिससे कि अभियुक्त के मस्तिष्क में एक प्रकार से भय उत्पन्न किया जा सके। और जैसा कि मैंने अभी दंड के सिद्धांत में ही बताया था कि भारत में या विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में जहाँ जहाँ पर भी डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड एक दंड के रूप में स्वीकार किया गया है, वहाँ पर केवल और केवल उद्देश्य यही है कि समाज में अपराधियों के, और भी जो पेशेवर अपराधी हैं, उनके मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है, जिससे कि वह उस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति भविष्य में न कर सकें। इसलिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में लगभग डेथ पेनाल्टी को, मृत्युदंड को एक डिटरेंट, एक भयकारक दंड के भयकारक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे कि समाज में भय बना रहे और अपराधी अपराध करने से बचेंगे। और अपराध के नियंत्रण में मृत्युदंड को भी अपराध के नियंत्रण में अपराध की रोकथाम करने का एक प्रभावी माध्यम, साधन माना जाता है। और साधन मानते हुए ही ऐसे देशों ने, लोकतांत्रिक देशों ने, भारत भी उसमें से एक है, कैपिटल सेंटेंस को, मृत्युदंड को दंड के रूप में स्वीकार किया है। अब दूसरा केस मैं अगर आपको बताऊं, इस मृत्युदंड क्यों भारत में होना चाहिए, उस पर डाउरी डेथ के मामले हैं।
भारत जैसे देश में जो दहेज हत्याएं की केस बढ़ रहे, जो दहेज हत्याएं के मामले हैं, डाउरी डेथ के मामलों में भी यह दंड एक प्रकार से अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करने का कार्य करता है। जो डेटा है, सरकारी जो डेटा है, एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारत में दहेज हत्या के मामले भी प्रकाश में आते हैं। और दहेज हत्या के मामले न केवल प्रकाश में आते हैं, बल्कि दहेज हत्या जिस रूप में की जाती है वह भी एक विभत्स तरीके से या बहुत ही हीनियस क्राइम के रूप में घटित होता है, और जिसकी रोकथाम के लिए मृत्युदंड एकमात्र दंड के रूप में प्रभावी साधन के रूप में ये उपयोग में लाया जाता है। भारतीय संसद के द्वारा इस बात की आवश्यकता महसूस की गई 1986 में कि दहेज हत्या के जब मामले बढ़ने लगे तो दहेज हत्या पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इससे संबंधित भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी के अंतर्गत 304 ख के अंतर्गत दहेज हत्या को अपराध घोषित किया गया, जिसको मैं रेफर करना चाहूँगा कि जहाँ पर किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति या जलने से जो अप्राकृतिक रूप से उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर पति अथवा पति के नातेदारों के द्वारा किए गए उठाए गए किसी कदम या कारित किसी क्षति से जो उस स्त्री की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं, दहेज हत्या मानी जाएगी, जिसमें न्यूनतम मिनिमम कारावास 7 वर्ष का है, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है, दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया था भारतीय दंड संहिता 1860 की 1860 की आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत। अभी ये कानून बना ही नहीं था कि तब तक इसका प्रयोग कर दिया गया, और ये मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लिक्ष्मा देवी बनाम भारत संघ के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1988 में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था, जहाँ पर लिक्ष्मा देवी और उसके पुत्र पर अपनी बहू को जला करके मारने का आरोप था कि एक विवाहिता स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने से हुई थी। इस बात के प्रमाण थे, साक्ष्य थे जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे कि विवाहिता की मृत्यु के ठीक पहले उसकी विवाहिता की सास के द्वारा, उसके पति के द्वारा इस बात के लिए उकसाया गया था कि वो अपना जीवन समाप्त कर लेगी तो भी उस परिवार को कोई कष्ट नहीं होगा, और मृतका के पिता ने, घर वालों ने, मायके वालों ने अपेक्षित दहेज नहीं दिया, जो वादा हुआ था उस वादे के हिसाब से उन लोगों ने दहेज नहीं दिया था। और एक दिन घटनास्थल के दिन उसको जला दिया गया, और जलाने के पश्चात लिक्ष्मा देवी अपने पति और पुत्र के साथ घटनास्थल से फरार हो जाती है। न तो उसको बचाने, पड़ोसियों के द्वारा बचाया जाता है, मृतका को बचाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इन साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित करना था कि क्या इसे दहेज हत्या मानी जाए या न मानी जाए, और इसको प्रस्तुत मामले में दहेज हत्या मानते हुए उसको आजीवन कारावास दिया गया। यद्यपि इस मामले में पहली बार भारत के न्यायिक इतिहास में अटॉर्नी जनरल की तरफ से मांग की गई कि इसको पब्लिक हैंगिंग, लोगों के सामने फांसी दिया जाए, जिससे कि समाज में एक प्रकार से संदेश दिया जा सके, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो अपनी बहुओं को जलाने के लिए या इस तरह के कदम उठाने में सोचेंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब पब्लिक हैंगिंग की डिमांड की गई, परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो यह केस वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, उस चैप्टर में भी इस केस का उल्लेख किया जाता है। तो भारत में दहेज हत्या का जो केस मैंने आपको बताया, ऐसे शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है, और ऐसे कई अन्य केस हैं जहाँ पर दहेज हत्या के मामले
में परिवार ने पीड़िता के प्रति अपने मानवता के सभी मानदंडों को तोड़ दिया और मृत्यु कारित किया, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि ऐसी परिस्थितियों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे मृत्युदंड दिया जाए। ये दूसरी ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पर कि मृत्युदंड को बनाए रखा जाए भारत जैसे देश में। कभी कभी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं कि जो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जो नकली दवाइयाँ बेचते हैं। जो मेडिसिन है उसमें ऐसे केमिकल पदार्थों का यूज किया जाता है और जिसका व्यक्ति उपयोग कर रहा है, मरीज उपभोग कर रहा है ये सोच करके कि उसका इलाज होगा, उसकी बीमारी ठीक होगी, परंतु वह बीमारियां वो दवाइयां न केवल उस व्यक्ति के उस बीमारी को बढ़ा रही बल्कि अन्य बीमारियों का भी कारण बन रही हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय संसद के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जहां पर ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरर हैं, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर उसमें ये मिलावट पाया जाए, उनके द्वारा अगर कोई मिलावट किया जाए, खाद्य पदार्थ में अगर कोई मिलावट किया जाए, तो ऐसी स्थितियों में भी ऐसे मैन्युफैक्चरर को मृत्युदंड दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। भारत में इस प्रकार के कानून बनाए जाएं जिससे कि खाद्य पदार्थ में मिलावट न हो सके या दवाओं में मिलावट या नकली दवाओं का व्यापार, न केवल व्यापार प्रतिबंधित किया जाए बल्कि नकली दवाओं से लोगों की जान माल की रक्षा किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसद ने उस पर भी कठोर कानून बनाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारे जस्टिफिकेशन हैं, ये सारे तर्क हैं भारत में मृत्युदंड को बनाए रखने के लिए कि जिससे कि ये न केवल अपराध की संख्या को कम करता है बल्कि एक प्रकार से डिटरेंस क्रिएट करता है, एक प्रकार से भयकारक सिद्धांत के रूप में ये कार्य करता है, प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसका बनाए रखा जाना भारत में जरूरी है। यह कई वर्षों से मृत्युदंड बनाए रखा जाए, समाप्त कर दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ बून और बेन, इसको लेकर के डिबेट सेमिनार होते रहते हैं कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। विश्व के कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, इसलिए भारत को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस नए कानून के माध्यम से भी मृत्युदंड को बनाए रखे जाने का केवल और केवल अर्थ यही है कि भारत जैसे देश में मृत्युदंड को अभी समाप्त करने का समय नहीं आया है और इसको अभी भी बनाए रखा जाएगा। ये कुछ ऐसे केस हैं जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन पर। मृत्युदंड को रोकने के लिए, कैपिटल पनिशमेंट को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में मैंने इसको लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, विरलतम से विरल का सिद्धांत। इसमें दो केस इस पर इम्पॉर्टेंट हैं। एक है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980 और दूसरा केस है मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य। अब इसमें आप देखें, पहला ऐसा केस उच्चतम न्यायालय के समक्ष बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के रूप में आता है। क्योंकि भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 जो कानून लागू था, उसकी धारा 302 में प्रावधान किया गया था कि जहां पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो हत्या के मामले में भी आपराधिक न्यायालय को दो विकल्प दिए गए थे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अब यह विकल्प आपराधिक न्यायालय को जो दिए गए थे वह भी एक तर्क पर आधारित थे, वह उसका भी एक लॉजिक था कि जहाँ पर हत्या किसी पारिवारिक व्यवस्था में, किसी पारिवारिक रंजिश में ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो पेशेवर अपराधी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक न्यायालय उस हत्या के लिए आजीवन कारावास अभियुक्त को दे, न कि मृत्युदंड दे। परंतु फिर भी मृत्युदंड और आजीवन कारावास में कोई अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता नहीं थी। प्रायः देखा गया कि किसी हत्या के एक ही मामले में आपराधिक न्यायालय मृत्युदंड दे रहा है और दूसरे जिले का या दूसरे राज्य का
दूसरे राज्य का जो सत्र न्यायालय है उस मामले में आजीवन कारावास दे रहा है। इसलिए एकरूपता लाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम 1980 में एक सिद्धांत विकसित किया गया, जिसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर की संज्ञा दे रहे हैं, विरलतम से विरल की संज्ञा दे रहे हैं, कि जब जहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु हत्या कारित की जाए और हत्या इस तरीके से कारित की जाए, इतनी जघन्य हत्या कारित की जाए कि उस हत्या से समाज या समाज की मानवीय संवेदना उद्वेलित हो जाए, ऐसी हत्या को विरल से विरलतम मामला मानते हुए, जघन्य से जघन्य मीन्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए ऐसे अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाए, आजीवन कारावास नहीं। अर्थात जहाँ पर हत्या में मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो, इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया गया हो, जहाँ पर की संख्या का अधिक होना या अपराध में प्रयुक्त किए गए अस्त्र शस्त्र की मारक क्षमता या किसी जाति विशेष समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे जाति या समुदाय को समाप्त कर देना। और हाल ही के वर्षों में जो मॉब लिंचिंग की जो मामले बढ़े हैं, मॉब लिंचिंग के मामलों में भी हत्या मानते हुए और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। यह भी निश्चित रूप से मृत्युदंड को भारत में और भारत की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने के लिए प्रावधानित भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड जो है वह निश्चित रूप से अपराध को कम करने में, अपराध को रोकथाम करने में सहायक साबित होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 की उपधारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया कि जहाँ पर समूह के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा समूह के लिए या समूह के द्वारा जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई मृत्यु कारित की जाती है, वहाँ पर इसे हत्या माना जाएगा और वहाँ पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को मृत्युदंड के लिए मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मॉब लिंचिंग शब्दावली को या मॉब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट दंड को स्वीकार किया गया है कि इसमें भी दंड दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1980 के केस में प्रतिपादित किया गया और प्रतिपादित करने के पीछे मंशा केवल और केवल ये थी कि जिला सत्र न्यायालयों को या आपराधिक न्यायालयों को एक दिशा निर्देश देना कि जिला न्यायालय ऐसे मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड देते समय उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह, डाउट न हो, और अगर वह जघन्य मामला है, हीनियस क्राइम, हीनियस मर्डर है, तो उसमें मृत्युदंड दिया जा सके। ठीक 1980 के पश्चात अब 1983 में एक मामला आया उच्चतम न्यायालय के समझ, जिस केस का नाम है मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस। उस केस में मच्छी सिंह और उसके सहयोगियों पर एक ही अपने कई गांवों में 17 लोगों की हत्या के लिए अभियोजन लाया गया था। 17 लोगों को मृत्यु कारित की गई थी। अब इस केस में चूंकि 17 व्यक्तियों की मृत्यु हत्या कारित की गई, उस 17 व्यक्तियों में महिलाएं भी थीं, बाल बच्चे भी थे। बच्चे और महिलाओं को 17 लोगों की मृत्यु हत्या कारित की गई थी। अब इस केस को जिला सत्र न्यायालय के द्वारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए सभी अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया। हाईकोर्ट के द्वारा पुष्टि की गई कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी मानते हुए कि जहां पर 17 लोगों की हत्या की गई हो और सभी हत्याओं में एक व्यक्ति कॉमन है, एक व्यक्ति हर घटना में शामिल है, वह है मच्छी सिंह, और इसे मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए, आजीवन कारावास नहीं। तो ऐसी स्थितियों में जहां पर कि एक व्यक्ति कई अपराधों में सम्मिलित है और एक साथ उसने कई हत्याएं किया हैं, तो वहां पर उसे मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मृत्युदंड को पुष्टि किया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ठीक इसके पहले व्याख्यान में मैंने निर्भया केस का उद्धरण किया कि दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक ऐसी घटना घटित हुई। यह निर्भया फियरलेस
इसको बोलते हैं। और ये एक दिया गया उपनाम है, निकनेम है निर्भया केस। वास्तव में पीड़िता का आपराधिक मामलों में और भी रेप जैसे, बलात्संग जैसे मामलों में पीड़िता का नाम सदैव छिपाया जाता है और डिस्क्लोजर, पीड़िता के नाम का डिस्क्लोज करना उस किसी भी व्यक्ति या मीडिया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए रेप विक्टिम के नेम को डिस्क्लोज करने को भी दंडनीय बनाया गया, अपराध बनाया गया है। तो इसीलिए इसे निर्भया केस या फियरलेस लेडी के नाम से एक केस, इस केस को लोकप्रिय भाषा में या उसमें बहुत ही निकनेम के रूप में पढ़ा जाता है। वास्तव में एक 22 वर्षीय बालिका के साथ दिसंबर 2012 में गैंगरेप किया गया। उसमें 5 अभियुक्त थे, एक जुवेनाइल था, एक 18 वर्ष से कम आयु का था। और अपराध करने का जो रेप कमिट किया गया, गैंग रेप कमिट किया गया था, वह इतना ब्रूटल था, इतना जघन्य था कि जिससे कि उस बालिका की मृत्यु हो गई। और इस मामले को 2012 में उस घटित मामले को फास्ट ट्रैक को दे दिया गया। मतलब जो एक न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है उसको दे दिया गया कि इसका शीघ्र निस्तारण करके और अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। यद्यपि उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु ट्रायल के दौरान पुलिस कस्टडी में हो गई। उसको ये माना गया कि उसने आत्महत्या कर लिया पुलिस कस्टडी में। घर वालों का ये तर्क था कि पुलिस ने उसको मार करके हत्या का मामला है, कस्टोडियल डेथ का मामला है और उसको फंदे से लटका दिया। जबकि एक अभियुक्त ने साक्ष्य था कि एक अभियुक्त ने पुलिस कस्टडी, एक अभियुक्त ने जेल में ही उसने अपनी आत्महत्या कर लिया था। 2012 का ये मामला है और इतना जघन्य मामला, और इसकी सज़ा होती है 2020 में, 2020 में मृत्युदंड दिया जाता है। इस केस को, ये ऐसे मामले हैं जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को पुष्टि किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को पुष्ट करते हुए और सभी अभियुक्तों को, सभी अपराधियों को डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करने का, फांसी देने का आदेशित किया और मृत्युदंड की सज़ा सुनाते हुए सभी अपराधियों को। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थितियों में या इस तरह के अपराध में डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड ही एकमात्र ऐसा दंड है जिससे कि अपराध में रोकथाम या अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसके पश्चात देखते हैं दूसरा केस जहां पर कि मृत्युदंड दिया जाना प्रासंगिक है या मृत्युदंड को बनाए रखना आवश्यक है भारत में। स्क्रीन पर देखें, मैंने केस का नाम लिखा है अजमल कश्यप बनाम महाराष्ट्र राज्य। यह भी केस बहुत ही पॉपुलर केस है, सभी छात्र इसको जानते होंगे। इस केस में क्या है कि आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए अजमल कश्यप को मृत्युदंड की सज़ा दी गई। मैंने इसको संक्षेप में, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि इसे भी विरलतम से विरल मामला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा गया। ये भी केस भारत में बॉम्बे में अजमल कश्यप के द्वारा एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें कई लोग मारे गए, पुलिस अधिकारी भी इसमें मारे गए। अब इस प्रकार की घटनाओं में भारत में जो एक विचार है कि डेथ सेंटेंस समाप्त कर दिया जाए, यह उन लोगों के लिए या उन संस्थाओं के लिए, उन गैर सरकारी संस्थाओं, NGO के लिए जो भारत में डेथ पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस को समाप्त करने के लिए आवाज़ समय समय पर उठाते रहे हैं, ये घटनाएं उन लोगों के लिए एक प्रकार से दर्पण का कार्य करेंगी कि शायद इस ऐसी घटनाओं से वो डेथ सेंटेंस समाप्त किया जाए भारत से, कानून बना करके उस पर ये अंकुश लगेगा कि जहाँ पर आतंकवादी हमले किए जाएं और लोगों की हत्याएं किया जाएं, वहाँ पे ऐसे आतंकवादियों को आजीवन कारावास दे करके भारत में उनको जेल में रखा जाए और उनको सरकारी खर्चे पर उनको भोजन कराया जाए, रख रखाव किया जाए, उनकी सुरक्षा, उनको जेल में कोई मार न सके, उनकी सुरक्षा पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जाए। यह एक अलग इसका पक्ष है। एक इसका दूसरा पक्ष है जिस पे ऐसी संस्थाएं और ऐसे व्यक्ति और मानवाधिकारवादी संगठन जो
मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए भारत में वकालत करते हैं, निश्चित रूप से उनको इन केस को भी, इन वादों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में आजीवन कारावास दिया जाना निश्चित रूप से सही प्रतीत नहीं होता है और केवल ऐसे मामलों में मृत्युदंड ही एकमात्र दंड होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर दंड प्रावधानित किया गया है कि जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित अपराध होगा, आतंकवादियों की घटना होगी, यदि हत्याएं होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें केवल एक ही पनिशमेंट है और वह पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको स्क्रीन पर देखें, इस सेंटेंस के माध्यम से क्या अचीव करना चाहता है विधायिका। मैंने लिखा है स्क्रीन पर कि मृत्युदंड के माध्यम से अपराधियों में भय उत्पन्न करना एक सिद्धांत है। ये डिटरेंस थियरी मैंने अभी ठीक इसके पहले बताया है। उस थियरी का ऑब्जेक्ट ही, उद्देश्य यही है, पर्पज़ यही है कि जघन्य अपराधों के मामलों में मृत्युदंड को बनाए रखना उचित है। मॉब लिंचिंग, अभी जो नया कानून बना उसमें मॉब लिंचिंग मामलों में भी मृत्युदंड को बनाए रखा गया है, इसलिए यह विचार और भी प्राधिकारिक हो जाता है और अपनी वैधता इस नए कानून, नए आपराधिक कानून की धारा 101 की उपधारा 3 से पुष्टि हो जाता है, जिसमें कि धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर अगर किसी की मृत्यु कारित की जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को मृत्युदंड के लिए दंडित किया जाएगा और ये प्रावधान इस नए कानून में भी यथावत बनाए रखा गया है। नेक्स्ट आप देखें, मैंने स्लाइड पर देखें, स्क्रीन पर देखें, एक स्लाइड जो बनाया है, महत्वपूर्ण केस क्या है। इस पे केस मैंने लिखा है, एक तरफ लिखा है केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी हत्याकांड। दूसरा तरफ लिखा मैंने CBI वर्सेस नलनी, राजीव गांधी हत्या केस, मर्डर केस है। दो ऐसे मामले हैं, इन दो केस के माध्यम से भी सभी छात्र अपने पक्ष में इस तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या भारत में मृत्युदंड रखा जाए, बनाए रखा जाए या मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। निश्चित रूप से ये दो केस ऐसे हैं जिस केस का अध्ययन करने के पश्चात सभी छात्र इस बात से सहमत होंगे कि भारत में मृत्युदंड को बनाए रखना आवश्यक है। पहला केस, जैसा मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, प्रधानमंत्री होते हुए उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई 1991 में, जब वह प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री की यदि हत्या हो जाए जिस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए, और उसमें क्या वकालत किया जाए कि ऐसे हत्यारों को आजीवन कारावास दिया जाए, उन अपराधियों को जेल में रख करके उनको सरकारी सुविधाएं, सरकारी भोजन उपलब्ध कराया जाए, तो निश्चित रूप से दंड का जो उद्देश्य है वो निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा और अपराधियों के मस्तिष्क में भय जो है वो दूर हो जाएगा और अपराधी अपराध करने के लिए स्वच्छंद हो जाएंगे। इसीलिए ये दो केस ऐसे हैं। मैंने इस केस के तथ्य को बताने से अच्छा है कि मैंने इस केस को संक्षेप में बताया कि सभी छात्र जानते होंगे कि जहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों की हत्या हो जा रही है और हत्यारे को केवल एक ही दंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, और दिया भी गया। इसलिए इस प्रकार के जो अपराध हैं, इस प्रकार की जो हत्याएं हैं, उन हत्याओं में डेथ सेंटेंस को बनाए रखना यह प्रासंगिक होगा। अब देखते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। कभी कभी ऐसा स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है कि सुधारात्मक सिद्धांत इंडिया में रिफॉर्मेटिव थियरी है। इसकी टाइटल से यह स्पष्ट है कि यह सिद्धांत क्या कहना चाहता है। ये जो थियरी है ये पनिशमेंट के मामलों में रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाता है। उस रिफॉर्मेटिव अप्रोच को अपनाने में कहाँ से अथॉरिटी व कहाँ से उसको बल मिलता है। पहला मैंने लिखा है गांधीवादी विचारधारा, जो गांधीयन फिलॉसफी है कि हेट सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और भारत में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णैयर को भारत में इसका सिद्धांत का जनक माना जाता है। सामुदायिक सेवा का दंड एक इसके इसलिए स्वीकार किया गया है, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए
और दूसरा प्रोबेशन है, परिवीक्षा एवं भर्त्सना। मैंने लिखा है दूसरी तरफ स्लाइड पे कि इस सिद्धांत को, इस प्रक्रिया मतलब दंड, यह जो परीक्षा भी एक प्रकार का पनिशमेंट है, दंड है, और यह दंड किस प्रकार का है, सुधारात्मक दंड है, रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट का जो प्रकार है कि पनिशमेंट एज ए डिटरेंस, पनिशमेंट एज ए रिट्रीब्यूशन, पनिशमेंट एज ए कंपनसेशन, या पनिशमेंट एज डिटरेंस, पनिशमेंट एज रिफॉर्मेशन। तो दंड किस रूप में होना चाहिए भारत में और अन्य लोकतांत्रिक देशों में, मैंने इसको विस्तार से अभी इसके पहले के व्याख्यान में बताया। यहाँ पर दंड रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए, और उस सुधारात्मक दंड में किस किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए कि वह अपराधी सुधर जाए, उसके लिए इस नए कानून में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 का बना है, उसमें परिवीक्षा पर निगरानी में, जैसा न्यायिक निगरानी में छोड़े जाने का प्रावधान रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य हमारा जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन है, भारतीय परिवेश में दोनों प्रकार के पनिशमेंट आवश्यक हैं। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो पैसे लेकर के हत्याएं करते हैं, उनके लिए डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड का बनाए रखना या मृत्युदंड को दंड के रूप में स्वीकार करना ऐसे अपराधियों के लिए आवश्यक है। जहाँ पर अपराधी किसी मजबूरी में कोई अपराध करता है, कोई भिखारी निर्धन है, किसी दुकान से चोरी कर लेता है, उसको वह चोर न माना जाए जो पेशेवर चोरी, जिस चोर का पेशा ही चोरी, पेशेवर चोरी है। ऐसी स्थितियों में उसको सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। पेशेवर चोर को सुधरने का अवसर प्रदान करने में वह प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रख करके भारत में जहाँ पर प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रखा गया, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी रखा गया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे का व्यवहार, सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार, भयकारी सिद्धांत, अपराधियों में भय उत्पन्न करना, साथ ही साथ अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। और ये सुधारात्मक सिद्धांत जो सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियरी है, यह डेथ पेनाल्टी का बहुत बड़ा दुश्मन एक प्रकार से कहें। यह डेथ पेनाल्टी को, मृत्युदंड को समाप्त करने की वकालत करता है। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि डेथ पेनाल्टी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तर्क ये देते हैं कि सुधारात्मक सिद्धांत की यह मान्यता है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी को यदि अवसर प्राप्त हो, मौका दिया जाए, तो वह प्रायश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, प्रायश्चित करने के उद्देश्य से अपने अपराध को, आपराधिक जीवन को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। अतः इसलिए अपराधियों को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। परंतु मृत्युदंड अगर बना रहेगा तो मृत्युदंड में तो अपराधी को मृत्युदंड देने से अपराधी को सुधरने का हम मौका ही नहीं दे रहे हैं और वह उसका जीवन ही समाप्त हो जा रहा है। तो इसलिए सुधारात्मक सिद्धांत की जो सोच है, जो कल्पना है, उसमें यदि अपराधी जब है ही नहीं तो सुधरने का अवसर अगर उसको मिल ही नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे दंड जो अपराधी के सुधरने की संभावना को क्षीण करते हैं, समाप्त करते हैं, ऐसे दंड समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इस सिद्धांत की, सुधारात्मक सिद्धांत की मान्यता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश भी अपने सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डेथ सेंटेंस को, डेथ पेनाल्टी को अभी भी रिटेन किए हुए हैं, बनाए रखे हुए हैं, जिससे कि जघन्य अपराधों पर, बड़े अपराधों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रित स्थापित किया जा सके। सुधारात्मक सिद्धांत की सबसे बड़ी डिस्कवरी भारत में अगर बात करें तो वह परिवीक्षा, निगरानी पर छोड़ा जाना या डांट डपट के छोड़ा जाना, भर्त्सना करके छोड़ा जाना, यह इस सिद्धांत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि अपराधी का अपराध साबित हो जाने पर उसे जेल न भेज करके बल्कि न्यायिक निगरानी में
उसे छोड़ा जा सकता है, परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है या डांट डपर करके उसको छोड़ा जा सकता है। इससे न केवल अपराध के ऊपर नियंत्रण होगा, बल्कि अपराधी के मस्तिष्क में एक प्रकार की दया भावना आएगी कि सरकार ने उसके प्रति दया भावना किया है, उसको एक अवसर प्रदान किया है कि अब उसके द्वारा भविष्य में कोई अपराध नहीं किया जाना है। तो ये ऐसे सिद्धांत हैं कि सुधारात्मक सिद्धांत जो कि मृत्युदंड के विपरीत प्रतीत होता है। डेथ पेनाल्टी को हमेशा ये समाप्त करने की बात करता है, जिसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। अब देखते हैं इस पे इम्पॉर्टेंट केस क्या है। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने महत्वपूर्ण केस के नाम से 2 केस इसको बांटा है। एक केस है टीबी वाथीश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और दूसरा लिखा है त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य। टीबी वाथीश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की केस में उन्होंने लिखा है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी तरफ लिखा है त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य की केस में कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना ये कोई नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केस के आधार पर, हर केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है कि इसमें मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाए या न बदला जाए। अब इसको विस्तार से 2 केस को अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या डेथ पेनल्टी अगर किसी अभियुक्त को, अपराधी को दी जाती है, तो उस डेथ सेंटेंस दिए जाने के पश्चात क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि डेथ सेंटेंस को वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे, आजीवन कारावास में बदल दे। इससे सबसे पहला मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 1983 के में टीबी वाथीश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य के रूप में आता है। अब टीबी वाथीश्वरन को मृत्युदंड के लिए दोषसिद्ध किया गया था, परंतु मृत्युदंड की दोषसिद्धि के पश्चात भी 8 वर्ष से अधिक समय तक उसके मृत्युदंडादेश का क्रियान्वयन नहीं किया गया। अर्थात जो डेथ सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उसको फांसी नहीं दी गई थी। लंबे समय से वह व्यक्ति अपने मृत्युदंड के दंडादेश को अपने फांसी के लिए इंतजार कर रहा था। अब उसकी तरफ से, उसके अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि जहां पर किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई हो और वह 7 वर्षों से अधिक समय तक उसे फांसी न दी गई हो, यह उस अपराधी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोषसिद्ध कैदी को भी अधिकार है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार है। और जहां पर किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, मृत्युदंड की सज़ा पाया हुआ अपराधी, न केवल अपराधी बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य, प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है। अब देखें कितनी अच्छी लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे स्थिति में न केवल अपराधी, सजा दोषसिद्ध अपराधी की, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की प्रतिदिन मृत्यु होती है। वे भय के साए में जीते हैं और प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है जब तक कि अपराधी को फांसी पर न चढ़ा दिया जाए, जब तक उस मृत्युदंडादेश का क्रियान्वयन न कर दिया जाए, तब तक न केवल अपराधी बल्कि अपराधी के परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है। वह उनके मानसिक रूप से वह उनको कष्ट होता है और इतना कष्ट होता है कि वह आज या कल कभी भी मारे जा सकते हैं, उनको फांसी दी जा सकती है। इसलिए जहाँ पर विलंब का कोई कारण न हो और इतनी अधिक लंबे वर्षों तक उसको फांसी नहीं दी गई हो, अतः ऐसी स्थिति में अपराधी को मानसिक त्रासदी में रखा गया, मानसिक यंत्रणा में रखा गया। अतः ऐसे केस को, मृत्युदंड के कारावास को आजीवन कारावास में उच्चतम न्यायालय बदल देता है। अब अभियुक्त को आजीवन कारावास ही दिया जाएगा, मृत्युदंड नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर अनड्यू डिले हो रहा है, अनावश्यक विलंब हो रहा है, विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है, दैट प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल,
वह प्रक्रिया युक्तियुक्त, उचित और जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और यदि अनावश्यक विलंब किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह प्रक्रिया निष्पक्ष अथवा जस्ट, उचित प्रतीत नहीं होती है। लोगों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न होगा कि 7 वर्षों 8 वर्षों से डिले क्यों किया गया। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त का लंबे समय तक, मृत्युदंड से दोषित अपराधी का लंबे समय तक दंडादेश का क्रियान्वयन न कराया जाना, यह उसके संविधान के आर्टिकल 21 में प्रदत्त अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दोषित अभियुक्त हो जाने, अपराधी हो जाने मात्र से व्यक्ति अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं हो जाता, उसको भी गरिमा से जीने का अधिकार है। और अगर ऐसी स्थितियों में अनावश्यक विलंब किया जाता है तो यह उसके संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, उस प्रक्रिया का उल्लंघन होगा जो संविधान के आर्टिकल 21 में उल्लिखित है। वह प्रक्रिया फेयर, उचित, युक्तियुक्त, निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है। अब इसी केस को आधार मानते हुए त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य की केस में त्रिवेणी बेन को भी एक मामले में मृत्युदंड दिया गया था। उस मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष कि जब उच्चतम न्यायालय ने ही निर्णय दिया है कि यदि मृत्युदंड दंडादेश के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब हो रहा है, अयुक्तिक विलंब हो रहा है, तो वहाँ पर अपराधी के मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस स्तर को मानने से इनकार कर दिया। तो ये केस टू केस वैरी करता है कि मृत्युदंड दंडादेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब सुधारात्मक सिद्धांत का एक नया अप्रोच ये भी है कि अभियुक्त के प्रति एक लचीला रुख अपनाया जाए न्यायालय के द्वारा। वह क्या है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आपराधिक परिस्थितियों में अभियुक्त को जेल में रखा जाए जब यह प्रतीत होता है कि अपराधी अगर बाहर होगा, समाज में होगा, तो वह गवाहों को धमकाने का प्रयास करेगा, साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा, या समाज में उपस्थिति मात्र होने से समाज में भय उत्पन्न होगा, अपराध बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियां हैं तो ही आपराधिक मामलों में अभियुक्त को जेल में रखा जाए, अन्यथा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अभी ठीक इसके पहले मैंने आपको बताया कि इस केस को मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा विचार व्यक्त किया गया। बेल नियम है, जमानत एक अपवाद है। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने दूसरी तरफ जो लिखा है उसके अपवाद लिखा है। किन परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा लिखा मैंने, जहाँ पे सामाजिक आर्थिक अपराध किए जाएं, जहाँ पर हत्या किया जाए, जहाँ पर रेप किया जाए, वहाँ पर जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। जहाँ पर पेशेवर हत्यारा है वहाँ पर जेल होना मस्ट है और मृत्युदंड दिया जाना उचित है। जहाँ पर अपराधी के द्वारा रेप किया गया, बलात्संग किया गया है, वहाँ पर रेपिस्ट को मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है और प्रासंगिक भी है। जहाँ पर सामाजिक ताने बाने को किए गए अपराध से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाए, सामाजिक अपराध घटित होता है, ऐसे आपराधिक मामले में अभियुक्त को जमानत न दिया जाए बल्कि जेल में रखा जाए। सामाजिक आर्थिक अपराध से तात्पर्य यहाँ पे उन अपराधों से है जो भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं, जिसमें सफ़ेद पोश अपराध भी करते हैं, जो जैसे उदाहरण के तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग करना, गमन करना, जो फाइनेंशियल स्कैम हैं, जो वित्तीय घोटाले हैं, वह भी सामाजिक आर्थिक श्रेणी में आएंगे। जहाँ पर कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो उसके मालिक का मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वे प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। ऐसी स्थितियों में उनके द्वारा किया गया कार्य सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को नुकसान, किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। जैसे भारतीय भूभाग से 1500 करोड़ रुपए का ले जाना, पंजाब नेशनल बैंक से 1500 करोड़ रुपए का ले जाना, लेकर भागना। भारत में ऐसे कई अपराधी हैं। विजय माल्या जैसा व्यक्ति भारत में अपराध करके भागा हुआ है।
मेहुल चौकसी है, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय भूभाग से बाहर करके विदेश में संरक्षण लिए हुए, प्रोटेक्शन लिए हुए हैं, इनके द्वारा जो किए गए अपराध हैं वो 1-2 करोड़ के नहीं हैं बल्कि हज़ारों करोड़ रुपए के हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित हुआ, वह सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किए। ऐसी स्थितियों में जेल नियम होना चाहिए और बेल जमानत एक अपवाद होना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जहाँ बड़े अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, उसमें अभियुक्त को जेल, न कि बेल, न कि बाहर। तो ये विस्तार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब सुधारात्मक सिद्धांत की दिशा में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की मैं चर्चा करूंगा कि भारतीय परिवेश में अपराधियों के सुधार के लिए और आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार के लिए समिति का क्या योगदान, कमेटी का क्या योगदान है। मलिमथ कमेटी 2003, जिसको आपराधिक विधि पर सुधार की समिति 2003 की भी संज्ञा दी जाती है। मलिमथ कमेटी के द्वारा क्या सुझाव दिए गए, किस प्रकार के सुझाव दिए गए? निश्चित रूप से सुधारात्मक सिद्धांत जो रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट है, उसी के सपोर्ट में, उसी के समर्थन में जस्टिस मलिमथ की अध्यक्षता में एक आपराधिक विधि में सुधार के लिए एक समिति गठित हुई थी, जिस समिति का नाम है कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म 2003, आपराधिक विधि पर संशोधन समिति 2003, जिसके चेयरमैन केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस मलिमथ समिति के द्वारा की गई सिफारिश और उसके सुझाव निश्चित रूप से भारत में आपराधिक विधि के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के तौर पर मलिमथ समिति 2003 के द्वारा भारत में सुधारात्मक सिद्धांत जो रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट है, उसकी दिशा में और अपराधियों के सुधार के लिए विस्तृत सुझाव इस समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसको भारतीय संसद के समक्ष या भारत सरकार के द्वारा अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और न केवल स्वीकार किया बल्कि 2006 में ही पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन करते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ भी दिया गया। और वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो मलिमथ समिति के द्वारा सुझाए गए थे, उसको भी स्वीकार कर लिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताने का प्रयास करूं, मलिमथ समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं, वो मलिमथ समिति की प्रमुख सिफारिशें कैसे सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट पर आधारित हैं या अपराधियों के सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करेंगी, उसको आप इस रूप में देख सकते हैं। पहला है कि ऐसे किसी भी अपराध में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित न किया गया हो और उस अपराध में अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान हो, तो ऐसे अपराध को असंज्ञेय और जमानती अपराध माना जाए और ऐसे अपराधों में प्रथम गिरफ्तारी न हो जब तक कि पुलिस एक प्राइमरी इंक्वायरी न कर ले। यदि प्रारंभिक जांच पुलिस के द्वारा किया जाता है तभी ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करे, अन्यथा मात्र संज्ञेय अपराध की सूचना हो जाने से पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर प्राप्त हो जाती है। अतः पुलिस अपने उस अधिकार के दुरुपयोग से बचे और जब कभी भी ऐसे अपराध की FIR होती है या कंप्लेंट किया जाता है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास है, 7 वर्ष तक के कारावास में यदि संज्ञेय अपराध नहीं है तो अभियुक्त को, ऐसे अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया जाए, जेल में न रखा जाए। इसी मलिमथ समिति के द्वारा की गई सिफारिश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत भी समावेशित कर लिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि किसी भी अपराधी को जो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अर्थात ये सुधारात्मक सिद्धांत जो रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट है, उस रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट के द्वारा सुझाए गए सुझाव को इस ध्यान में रखते हुए इसे देखा जा सकता है कि इस समिति ने भी सिफारिश किया था, मलिमत समिति ने भी सिफारिश किया था और वर्तमान में उस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भी कानूनी प्रावधान कर दिया गया कि ऐसे किसी मामले में जहां पर अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाए जब तक कि एक प्रारंभिक संक्षिप्त जांच न कर लिया जाए, क्योंकि अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसकी न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान होता है बल्कि जेल चले जाने से उसके अन्य कई नुकसान और अपराध उस व्यक्ति के आपराधिक जगत में प्रवेश कर जाने की संभावना बनी रहती है, वह सुधरने की उसकी संभावना समाप्त हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया जाए और गिरफ्तार ही न किया जाए। पुलिस के द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाए या न्यायालय के समक्ष जैसे उनको लाया जाए, न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दे। ऐसा किए जाने से इस सुधारात्मक सिद्धांत के द्वारा, सुधारात्मक सिद्धांत का जो उद्देश्य है कि अभियुक्त को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा किए जाने से न केवल अभियुक्त को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाएगा बल्कि भारत जैसे देश में जो आपराधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों की संख्या है उसमें भी कमी आ सकेगी। जब सीधे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय जो अपराध हैं उसमें अगर गिरफ्तारी नहीं होगी और बेल हो जाएगा, जमानत हो जाएगा, अभियुक्त समाज में रहेगा, तो निश्चित रूप से वह अपने द्वारा किए गए अपराध को प्रायश्चित करता है, पछतावा करता है। पछतावा करने या प्रायश्चित करने की भावना से वह आपराधिक जगत से विमुख होकर के समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास कर सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति मलिमत के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान हो उसमें गिरफ्तारी न हो जब तक कि ऐसी, अब एक शर्त लगाई, जब तक कि पुलिस का यह समाधान नहीं हो जाता कि अभियुक्त पुलिस की गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करेगा या भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तब तक पुलिस ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से ये सुधार की दिशा में सुधारात्मक सिद्धांत के लिए एक प्रकार से सुझाए गए जो प्रस्तुत किए गए सुझाव हैं उनको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि मलिमत समिति की जो सिफारिशें हैं आपराधिक विधि के अंतर्गत, वह भी रिफॉर्मेटिव थियरी, दंड के जो सुधारात्मक सिद्धांत है, कहीं उसके विचारों का समर्थन करती है कि अधिक से अधिक ऐसे अपराधियों को जो कि पेशेवर अपराधी नहीं हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर हैं, उनको जेल में न रख करके बल्कि बेल दिया जाए, जमानत पर छोड़ा जाए। और ऐसा करने से कई सरकार को भी फायदे होंगे, अभियुक्त अपराधी को भी इससे लाभ होगा और पूरा अगर समग्रता से देखा जाए, पूरा अगर इसका समग्र अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से अपराध की रोकथाम सरकार के लिए आर्थिक रूप से यह नुकसान नहीं होगा और अपराधियों को एक अवसर प्रदान करना कि उनको भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको इसमें सुधारात्मक सिद्धांत और मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड दिया जाए न दिया जाए, मृत्युदंड को बनाए रखा जाए, भारत में न रखा जाए, मृत्युदंड पर संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण केस क्या है, मैंने उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया। और सुधारात्मक सिद्धांत मृत्युदंड को बनाए रखने के लिए कैसे इसके विरोध में है कि इसको समाप्त कर दिया जाए, और सुधारात्मक सिद्धांत का भारतीय आपराधिक विधि में क्या योगदान है उसको भी मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें देखने से लगता है कि यह सुधारात्मक सिद्धांत इसका समर्थन करती है, उसको विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया। इस आशा उम्मीद के साथ कि ये समस्त बातें आपको समझ में आई होंगी और यदि इतना ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप मृत्युदंड को बनाए रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए, इसके पक्ष में लिखें या विपक्ष में लिखें, इसको अपने तर्क के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से आप प्रस्तुत कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस व्याख्यान को ही विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।